हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इसके जो भी हमारा ब्रिटिश का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपने इस वीडियो में, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको अपना कि चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो हम अपने इस वीडियो में आज एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम के बाद में अगर बात आती है तो सबसे पहले हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ आती है कि किस तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी जो वेल्थ थी उसको अपने इंग्लैंड तक वो लेकर के गए, किस किस रूप में वो लेकर के गए। तो कुछ जो इंडिया की जो हमारी वेल्थ थी, जो इंडिया की संपत्ति थी, उसको इंग्लैंड तक लेके जाने के लिए उनके कुछ स्टेप्स थे, कुछ तरीके थे उनके। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसमें कि जो सैलरीज़ थी, जो भी कंपनी के ऑफिसर्स को जो सैलरी दी जाती थी वो सब कुछ इंडिया की संपत्ति में से ही था। और जो पेमेंट्स थी जो ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए और जो आर्मी ऑफिसर्स के जो स्टेशन जो थे उनको मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट दी जाती थी वो भी इंडिया की ही थी। और जो ब्रिटिश का जो प्रॉफिट था ट्रेडिंग एजेंसी में, उनके रूप में भी हमारी संपत्ति गई इंग्लैंड। और जो डिस्पैच था, जो सेविंग्स थी हमारी इंग्लैंड में, वो भी बाय पोस्टल भी गई हैं, पर्सनल पोस्टेड के थ्रू भी गई। ब्राइब्स थे जिसमें हमारी, जिसको हम घूस बोलते हैं, रिश्वत में, गिफ्ट्स में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने बड़े ही सिस्टमैटिकली हमारी जो इंडिया की जो संपत्ति थी वो ब्रिटेन उसको लेकर के गए, उसको गवर्न कर गए वो। तो आगे बात आती है कमर्शलाइजेशन की। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हमने जाना कि किस तरह से वो अलग अलग तरीक़ों से और बड़ी ही सिस्टमैटिकली जो ब्रिटिश थे वो हमारी संपत्ति को लेकर के गए ब्रिटेन तक। और उसके बाद में आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिर्फ हमारा लैंड सिस्टम को ही नहीं चेंज किया था, बल्कि जो हमारा नेचर था, जो हमारा पैटर्न था प्रोडक्शन का, उसको भी चेंज कर दिया था। अगर पहले की बात देखें तो पहले जो हमारे गांव थे वो अपनी जब वो प्रोडक्शन करते थे, जब वो खेती किया करते थे, वो सिर्फ अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो जब उन्होंने इस चीज़ को कमर्शलाइजेशन किया एग्रीकल्चर को, तो उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया और उन्होंने वो प्रोडक्शन को मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से करने लगे। और इस सिस्टम के अंडर अगर देखें तो जो प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उसका जो मेन उसका जो रीज़न था, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ कमोडिटीज़ को सेल करने का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो चुका था उनका। वो ऑलरेडी उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था और यही सब स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स की तरफ उन्होंने एक तरीके से प्रैक्टिस करने लगे। और जो कि किसानों से उन्होंने स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स के लिए प्रैक्टिस करवाई, उगाना शुरू कर दिया। और ये ही एक कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना भी गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में सबसे पहले, तो उसका जो रिज़ल्ट था वो यही था, इंग्लैंड की जो ज़रूरत थी रॉ मटेरियल को के लिए, वो सबसे ज़्यादा वो फुलफ़िल हमारे इंडिया से ही हुई। और इसीलिए जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी हमारे इंडिया में, वो धीरे धीरे वो गवर्न होनी शुरू हो गई, चलानी उन्होंने शुरू कर दी यहाँ पर। कि हमारे ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज़ थी अब वो इस तरह से चलाने लगे कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की जो नीड थी उन्होंने इंडिया में वही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलानी शुरू कर दी। और देखा जाए तो और इसीलिए उन्होंने हमारे एरियाज़ में जो कल्टीवेशन था वो इस तरह का, लाइक इंडिगो, कॉटन, टी, अपियम, जूट, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की नीड थी, उसी को उन्होंने उगाना शुरू किया। प्लांटर्स बन गए वो। और उन्होंने उनको, क्योंकि एक्सपेंडेड हो चुकी थी जो प्लांटेशन थी, वो बिल्कुल ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। और जो इंडियन पीजेंट्स थे उनको बहुत ही कम वेग दिया जाता था, बहुत ही कम मेहनताना दिया जाता था उनको उनके काम के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पीजेंट्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और जो प्लांटर्स थे, जो ऑनर्स थे प्लांटेशन के, जो प्लांटर्स थे, वो सभी इंग्लिश मैन थे। और
कमर्शलाइजेशन का जो कंक्लूज़न था वो यही था कि जो हमारे पीजेंट्स थे उनकी जो कंडीशन थी, क्योंकि उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी, बहुत कम मेहनताना उनको दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, तो इसीलिए उनकी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा माइजरी हो गई। एंड अब अगर हम देखें तो जो इंडियन इंडिगो है, उसके बाद में आता है कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के लिए, इंडिगो जो एक नेचुरल डाई है जो कि क्लॉथ के लिए एक मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए, और जो कलर है उसका इंडिगो से जो कलर आता है वो बहुत ही रिच होता है, बहुत ही ब्राइट होता है, जबकि जो दूसरे डाई होते हैं वो थोड़े पीलापन होता है उसके अंदर और वो फीके होते हैं। तो इसीलिए जो इंडिगो है उसको जो डायर्स होते हैं वो उसको प्रेफर करते हैं। और 18th सेंचुरी के एंड तक जो हमारे इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी ब्रिटेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो पूरी दुनिया में के बहुत सारे ऐसे पार्ट में उसको एक सिग्निफिकेंट के रूप में देखा जाने लगा था, कि डाई के सिग्निफिकेंट रूप में। और जो क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन में वो बहुत ही डेस्परेटली देखते थे इंडिगो की एक लार्ज सप्लाई को, देखते थे वो, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए वो इंडिया की तरफ मुड़े। और जो हम कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी इंडिया में, उन्होंने भी इंडिगो कल्टीवेशन में ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और इसमें काफ़ी सारे देखे तो बहुत सारे आए थे, इसमें मैनीफोल्ड्स भी आए, इसमें जो इंडिगो का इंपोर्ट था इंडिया से ब्रिटेन के लिए वो बढ़ गया, जो कमर्शियल एजेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे जो कंपनी के, वो भी इंडिगो प्रोडक्शन में ही इन्वेस्ट करने लगे। तो इस तरह से जो हाई प्रॉफिट था वो सब उसी की तरफ देखने लगे। और कुछ जो ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जॉब्स भी छोड़ दी और वो प्लांटर्स बन गए। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ लैंड ख़रीद ली, या फिर बहुत से लोगों ने ज़मीन को किराए पे लेना शुरू कर दिया ज़मींदारों से, और उस पर इंडिगो को प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने एम्प्लॉय रखने शुरू कर दिए, लेबर रखना शुरू कर दिया, और ये सब एक जाना जाने लगा निज कल्टीवेशन। इसको निज कल्टीवेशन का नाम दिया गया चूँकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जो कल्टीवेशन के साथ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो लैंड प्रोड्यूसिंग जो इंडिगो था उसका 20% जो था वो उसमें मिलता था, और जो रेस्ट था वो कल्टीवेशन वो रियॉटी सिस्टम में था। तो रियॉटी सिस्टम में जो प्लांटर्स थे वो रियॉट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उनको दबाव डालते थे, और वो उन पर साइन भी करते थे, क्योंकि वो लोन देते थे, उनको कैश देते थे लो इंटरेस्ट पर। और फिर जो प्लांटर्स होते थे वो उनको बीज और ड्रिल्स प्रोवाइड किया करते थे। और जब क्रॉप्स की डिलीवरी होती थी तो जो प्लांटर होते थे उनको दी जाती थी, प्लांटर्स को डिलीवरी दे दी जाती थी, और जो रियॉट होते थे उनको बहुत एक नया एक फ्रेश लोन दे दिया जाता था, और फिर से वो साइकिल चल पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोन साइकिल है वो चलता ही रहता था। तो ये एक जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये एक पिक्चर है जो कि इंडिगो का एक तरीके से आपको दिखा रहा है कि किस तरह से वर्क होता था। तो इंडिगो जो था एक इंडिगो के लिए देखें तो बहुत ही एक लार्ज तो इस तरह से इंडिया एक मेजर सोर्स बन गया था इंडिगो का, और हाई डिमांड भी हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब आती है बारी कि इंडिगो रिवॉल्ट्स जो था बंगाल में किस तरह से हुआ। जो किसान थे जैसे कि वो अपने उसमें जो लोन का जो साइकिल था वो उसमें फंसते जा रहे थे, तो उनको बहुत ही जल्दी इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि वो किस तरह से इस हार्शनेस में फंसते जा रहे हैं। तो उन्होंने और वो वर्क हार्ड करते थे, और उनको जो प्राइस मिलता था प्लांटर से वो बहुत ही कम था। और सेकेंडली जो लोन का जो साइकिल था वो कभी एंड नहीं होता था। थर्ड नंबर पे देखें तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये थी कि इंडिगो जो था उसकी जो डीप रूट्स होती थी, और वो सबसे ज़्यादा उसका जो असर था, उसका जो इफ़ेक्ट था वो सॉइल की फर्टिलिटी पर पड़ता था। वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता था। तो उसका रिज़ल्ट ये होता था कि अगर एक बार इंडिगो हार्वेस्ट हो गई तो वहाँ पर जो राइस है वो उस पर नहीं उग सकता था।
तो इसका जो रिएक्शन था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हज़ारों जो रियॉट्स थे बंगाल में उन पर पड़ा, और बंगाल के जो रियॉट्स थे उन्होंने इसका इंडिगो को उगाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने इसको पर जो प्लांटर्स थे उनको बिल्कुल बायकट कर दिया, सोशली बायकट कर दिया उन्होंने प्लांटर्स का। और जो रियॉट्स थे उन्होंने अपने तलवारें, स्पेयर्स, बॉज, जो एरोज़ थे, इस तरह से उन्होंने इन हथियारों से इंडिगो जो फैक्ट्रीज थी उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, और उन्होंने मना कर दिया उन्होंने प्लांटर्स को कि वो पेरेंट्स नहीं करेंगे। और एजेंट्स जो थे प्लांटर्स के उनको भी पीटा, जो कि गोमास्टास के नाम से जाने जाते थे उस टाइम पे, और उन्होंने कसम भी खाई रियॉट्स ने कि वो दोबारा से कभी एडवांस नहीं लेंगे। तो जो विमेन थी उन्होंने भी अपने पॉट्स, पैन्स और किचन यूटेंसिल्स जो थे उनसे अपनी लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो ये एक इंटेंसली एक ऑपरेसिव था अगर देखें तो हम उस टाइम पर, कि जो इंडिगो सिस्टम के लिए, क्योंकि जो रिबेलियन की रूट शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे। हालांकि देखें तो उन्हें कुछ जो रिबल थे जो उनको सपोर्ट, उनको ज़मींदारों की सपोर्ट मिली थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी थोड़ी थोड़ी सी बाद में मिल गई थी। तो ज़मींदार जो थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि प्लांटर्स की जो पावर थी वो बढ़ चुकी थी इंडिगो को लेकर के, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ वो वहीं पर ही काम कर पा रहे थे। जो रियॉट्स थे लॉन्ग लीज पर ले लेते थे वो ज़मीन्स को। तो इस तरह से तो जो रिबेलियन जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, और जो कलकत्ता की तरफ भाग रहे थे, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट बढ़ रही थी। तो उन्होंने रिटर्न में लेना भी शुरू कर दिया था इन सब चीज़ों को रियॉट्स से, क्योंकि जो उनकी रियॉट्स की तो परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, और जो प्लांटर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव बनते जा रहे थे, एक तरीके से टायरेनी नेचर बनता जा रहा था उनका, और वो बन भी गए थे। तो जो इंडिगो का जो हॉरर था, एक तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन बहुत ही भयानक एक तरह से बन चुका था। तो अगर इसके लिए देखें तो जो दीनबंधु मित्रा जो कि बंगाली ऑथर थे, उन्होंने अपने एक नील दर्पण प्ले में भी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने किसानों का जो दुख था उस टाइम पर, और जो प्लांटर्स उनके साथ में जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसके बारे में इन्होंने नील दर्पण में बहुत अच्छा लिखा है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी फिर बाद में इस चीज़ को कंसर्न फील किया, स्पेशली रिवॉल्ट जो 1857 की रिवॉल्ट के बाद में उन्होंने कंसर्न करना शुरू किया, और वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से इस तरह की कोई रिवॉल्ट हो जाए। तो ये कॉजेज़ कुछ आ जाते हैं हमारे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कॉजेज़ थे हमारे उसके। अब रिवॉल्ट के बाद में जो इंडिगो कमीशन आया, क्योंकि जो रिबेलियन की चिंता थी और जो पावरफुल कैंपेन भी चलाए गए बंगाल में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट कर दिया 1869 में। अब जो कमीशन था उसने इंक्वायरी की इस सिस्टम में, तो उन्होंने देखा इस चीज़ को कि जो प्लांटर्स थे वो उन्होंने किस तरीके से अपनी पावर का फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस चीज़ को गिल्टी पाए गए वो, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया इस चीज़ को कि मेथड जो था अगेंस्ट जो कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट जो यूज़ किया जा रहा था वो भी बहुत ही गलत था। तो उन्होंने इस चीज़ को कल्टीवेटर्स के लिए सेट कर दिया, फ्री कर दिया उन्होंने ऑब्लाइजेशन से, कि जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको रिन्यू कर दिया और उनको फुलफिलिंग कर दी एग्जिस्ट जो भी चल रहा था उस टाइम पे। तो इस सब को फॉलो करते करते उस टाइम पे जो इंडिगो प्रोडक्शन थी उसको बंगाल में उस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल उसको। और जो प्लांटर्स थे उन्होंने अपने बिहार में अपने प्लांटर्स जो थे उन्होंने अपने शिफ्ट कर दिया ऑपरेशंस को। और उसके बाद में साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी जब लौटे इंडिया में, तो उन्होंने एक वो चंपारण देखने गए, इंडिगो कल्टीवेटर्स को देखने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने उनको दुख देखा, और उन्होंने वहाँ पर इसकी एक चंपारण मूवमेंट की भी शुरुआत की इंडिगो प्लांटर्स के लिए। तो इस तरह से ये जो इंडिगो कमीशन था वो भी थोड़ा सा उस टाइम पर सक्सेस हुआ, और महात्मा गांधी जी ने भी चंपारण मूवमेंट चलाया, जिसकी वजह से जो इंडिगो कल्टीवेशन का जो ख़त्म हुआ इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।